हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का डेली प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और साथ ही में जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण अपडेट हैं उसको हम डेली लेकर दोस्तों आपके लिए आ रहे हैं। तो आप लोग भी चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए और हमारे साहस को बढ़ाइए, ठीक है। तो आज डेट कितनी है? 11 मार्च, ठीक है ना। तो आज 11 मार्च है और हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया, ठीक है ना। तो प्रश्न काफी अच्छा है कि किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत जो है, यह जो लोग गरीबी स्तर से नीचे हैं, इसका एक डेटा है जो उसको फॉलो करते हैं, उनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है अपना इलाज करवाने के लिए। इसकी शुरुआत उन्होंने कहाँ से किया था? अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किया था, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर पहले का आंसर ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से किया था? तो दोस्तों, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किया था, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यह दोस्तों प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है ना, कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो दोस्तों 19, 24, 21 और 18। बात समझ में आई? तो दोस्तों, क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 24 होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम और क्रोमियम। बात समझ में आई ना। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। दोस्तों, एक किसका होगा? यह पोटेशियम का होगा, कैल्शियम नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, ठीक है ना। और एक किसका होगा? आर्गन का होगा। बात समझ में आई? तो 19, 24, 21 और 18 आपके सामने है। तो प्रश्न आपका क्रोमियम पूछा हुआ है, जिसका आंसर क्या होगा? 24 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सराय नूर महल, प्रश्न क्या है दोस्तों? सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यानी कि भारत सरकार द्वारा क्या है दोस्तों? यह संरक्षित है, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा क्या है? संरक्षित है। और नाम क्या है इसका? सराय नूर महल। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका करेक्ट आंसर दे दिए होंगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं दोस्तों। सराय नूर महल जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। इसका तात्पर्य क्या है कि उसके देख रेख के लिए, यानी उसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा बजट का प्रावधान, यानी कि उसको पैसा दिया जाता है कि इसमें तोड़फोड़ ना हो, इसकी जो व्यवस्था है वो बनी रहे। सराय नूर महल आंसर क्या है? पंजाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर चौथा यानी कि 4। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है आपके 1707, 1701, 1703 और 1705। तो दोस्तों दक्षिण की तरफ अभियान से जब वो मुगल बादशाह औरंगजेब उत्तर की तरफ आ रहे थे, तो उसी समय 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कब हुई थी? मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी, ठीक है। दोस्तों, इनका नाम आलमगीर भी था। तो प्रश्न पूछता है कि आलमगीर की उपाधि किस मुगल बादशाह को दी जाती है, फिर किन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? औरंगजेब। तो प्रश्न नंबर चौथे का आंसर क्या होगा? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। रोड्स टू मसूरी, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके अमीश त्रिपाठी, किरण देसाई, अश्विन सांघी या फिर रस्किन बॉन्ड। दोस्तों, आपके एसएससी एमटीएस में एक प्रश्न किसी पुस्तक के लेखक से ही पूछता है, या फिर किसी की जीवनी पूछ लेगा, या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी पूछ लेगा,
या फिर किसी के पुस्तक का नाम पूछ लेगा, ठीक है ना। और उसमें रस्किन बॉन्ड काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि रस्किन बॉन्ड के बहुत सारी पुस्तकों के नाम आपके SSC-MTS में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न नंबर 5वें का आंसर क्या होगा, रस्किन बॉन्ड होगा। तो जो बच्चे अभी तक पुस्तक और उनके लेखक के नाम नहीं पढ़े हैं वो प्लीज जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न इससे आएगा। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों कालबेलिया नृत्य शैली, कौन सी नृत्य शैली, कालबेलिया नृत्य शैली कौन से राज्य से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि कालबेलिया टाइप का जो नृत्य है कौन से राज्य में लोग करते हैं। ऑप्शन है आपके राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर पंजाब, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान में की जाती है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7वें पे चलते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है। दोस्तों एक तो परमाणु क्रमांक होता है जो कि आवर्त सारणी बनी है, वह परमाणु क्रमांक पर बनी है, और जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो वह द्रव्यमान संख्या होता है, और वह हमसे पूछ रहा है 4, 1, 14 और 12। दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और जो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है लगभग 1.08 ही होता है। तो हम यदि हमसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी पूछे तो 1 होगा, और 1.08 के काफ़ी ज़्यादा नियर क्या है, 1 है, तो इसलिए इसका आंसर भी 1 होगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8वें की। सन 2022 के BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। सन 2022 के BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्या है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर BBC सन 2022 में किसे सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत, मैरी कॉम, गीता फोगाट या फिर मीराबाई चानू। दोस्तों ये सब भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कोई कुश्ती में, ठीक है ना, कोई कुश्ती में, कोई बॉक्सिंग में और कोई वजन उठाने में क्या हुआ है, मेडल जीती हुई महिलाएं हैं भारत की। तो दोस्तों ये आपके 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि सन 2022 के BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया, यानी कि यह खिताब किसको मिला। तो दोस्तों मीराबाई चानू, ठीक है ना, ओलंपिक की पदक विजेता मीराबाई चानू को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। दोस्तों जो आपका प्राचीन भारत है, जो आपका प्राचीन भारत है हर्यक वंश से दिल्ली सल्तनत के पहले तक का, ठीक है ना, उसमें जितने भी दरबारी कवि हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, चाहे वो कनिष्क के हों, चाहे वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकेंड के हों, ठीक है। तो ये सब आप लोग उनको याद कर लीजिएगा दरबारी कवियों के नाम। ऑप्शन है भीम द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। तो रवि कीर्ति पहली बात तो आपको रवि कीर्ति पे ध्यान देना है, और रवि कीर्ति चालुक्य वंश के हैं, ठीक है ना। तो किसके शासक यानी कि कौन से राजा के दरबार में रवि कीर्ति क्या थे, एक दरबारी कवि थे, ठीक है ना, और वह राजा चालुक्य वंश का होगा। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों यह चालुक्य शासक हैं और इनके ही दरबार में रवि कीर्ति क्या थे, दरबारी कवि थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10वें की। जनवरी सन 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है ना, कि भारत सरकार की जो आर्थिक गतिविधि होती है, जो पैसों की गतिविधि होती है, उसके सलाहकार यानी कि वह एडवाइस देने के लिए किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके रघुराम राजन, एस रामकृष्णन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या फिर बी अनंत नागेश्वरम। तो दोस्तों सन 2022 जनवरी में भारत के मुख्य आर्थिक यानी कि चीफ इकोनॉमी एडवाइजर जो है वह वी अनंत नागेश्वरम को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वी अनंत नागेश्वरम को चीफ इकोनॉमी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा संचालित ओपन मार्केट ऑपरेशंस के प्रकार कितने हैं। ऑप्शन है आपके 4, 5, 3 या 2। तो दोस्तों जो RBI है जो भारत में बैंकिंग सिस्टम को दोस्तों क्या करती है, कंट्रोल एंड ऑपरेट करती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है
उसके कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है आपके 4, 5, 3 या 2। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 2, ठीक है ना। आरबीआई द्वारा संचालित ओपन मार्केट ऑपरेशन की संख्या 2 है और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 12 क्या है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार, एक दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बतानी है कि सन 2011 की जनगणना के एक एक पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। एक प्रश्न उससे आपके एसएससी, एमटीएस, जीके, जीएस में आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। दोस्तों इसका आंसर जिसको नहीं है पता ना, वो अपना कॉपी किताब बंद करके बैठ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यार जनगणना कोई हो, सबसे अधिक जब हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई? 22-24 करोड़ तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाएगी? हिंदी ही बोली जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य, यानी कि पर्यटन जो हम घूमने जाते हैं, गंतव्य मतलब चलना, साहसिक मतलब साहस से भरा हुआ, यानी कि कोई व्यक्ति यदि साहस से भर के चल रहा है, का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? ठीक है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम। दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम आपके ऑप्शन है। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, काफी ज्यादा बर्फीला क्षेत्र होता है, ठंड रहती है, ठीक है ना, पहाड़ी इलाका है। तो यहां पर साहसिक पर्यटन गंतव्य का पुरस्कार जम्मू कश्मीर को दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि, किस आर्टिकल में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी? दोस्तों तात्पर्य क्या है, यदि आपने एक बार मर्डर कर दिया और आपको आजीवन कारावास की सजा हो गई, तो फिर से मर्डर करने पे आपको फिर सजा नहीं होगी, यानी कि एक अपराध, एक तरीके के अपराध के लिए एक तरीके का आपको सजा मिलेगा। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 20 के तहत ऐसा प्रावधान है कि एक अपराध के लिए, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? और जो अनुच्छेद 21A है, इसमें क्या है, इसमें दोस्तों सम्मान के साथ जीवन जीने का आपको अधिकार मिलता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा, अनुच्छेद 20। प्रश्न नंबर 14वें का। 15वें की बात करें तो भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। भारत में स्थल से घिरा, यानी कि ऐसे बंदरगाह पे जमीन का क्षेत्र भी लगता है, ठीक है ना, और सबसे गहरा भी है, काफी ज्यादा डीप भी है और अच्छी तरह से संरक्षित भी है, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी अच्छा है। एक तो जमीन से सटा हुआ है और गहराई में भी है, और क्या है, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। भारत में ऐसा कौन सा बंदरगाह है? मुंबई, कांडाला, तूतीकोरिन या फिर विशाखापत्तनम। दोस्तों जमीन से जुड़ा हुआ, यानी कि समुद्र क्षेत्र की जो जमीन है उससे जुड़ा हुआ और काफी गहरा और सिक्योरिटी के दृष्टि से भी काफी ज्यादा संरक्षित भारत का विशाखापत्तनम बंदरगाह माना जाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? दोस्तों जो विंडो क्लीनर होता है, ठीक है ना, उसको साफ करने के लिए कौन से क्षार का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग विंडो क्लीनर में करते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए जनगणना से 2 प्रश्न आ गया एक सेट में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? दोस्तों किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे नंबर पे था? तो पहले नंबर पे दोस्तों तो केरल था, ठीक है ना, और दूसरे नंबर पे कौन था? पुदुचेरी, ठीक है। तो दूसरे नंबर का पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? पुदुचेरी होगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर का। और केरल तो पहले नंबर का है, लेकिन यह आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रश्न क्या पूछा है? पहला पूछा है कि दूसरे नंबर का पूछा है सबसे अधिक। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है
कि एक राज्य में स्त्री पुरुष की एवरेज संख्या कितनी है। यदि 1 लाख स्त्री हैं तो पुरुष कितने हैं, ठीक है ना। यदि उसकी संख्या समान है या फिर स्त्रियों की संख्या ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, लिंगानुपात अच्छा है। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। जो दक्कन का पठार है वो किस नदी के दक्षिण में स्थित है, तो यह दोस्तों नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन के पठार। बात करते हैं हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं। तो यह दोस्तों आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है कि कौन कौन से खेल में कितने कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमसे क्या प्रश्न पूछा है कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन क्या है आपके 16, 10, 11 और 12। तो काफी आसान प्रश्न है। 11 खिलाड़ी हॉकी के खेल में टीम में सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। यायो सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों उत्सव, महोत्सव और नृत्य के प्रश्न सभी याद कर लीजिए, एक प्रश्न एमटीएस में आता ही है। तो मणिपुर में यायोसांग उत्सव मनाया जाता है। बात करते हैं पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों ऐसा नर्तक जो कि कोई विशेष प्रकार का नृत्य करने में फेमस हो और ऐसा कोई वादक जो विशेष वाद्य यंत्र बजाने के लिए फेमस हो, एक प्रश्न जरूर एसएससी एमटीएस में पूछता है। तो यहां पर क्या पूछा है कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ऑप्शन है आपके सितार, संतूर, तबला और ढोलक। तो दोस्तों तबला बजाने के लिए पंडित रवि किशन का नाम काफी ज्यादा फेमस है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों यह 7वीं अनुसूची। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विषय रखा गया है। संघ सूची का मतलब क्या है कि ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, सरकार के पास होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, यह संघ सूची का विषय है। और यदि राज्य की बात करें तो ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास हो। और दोस्तों समवर्ती सूची की बात करें तो ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी, प्रश्न नंबर 23 का। विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण, सपोज करिए आपके शरीर में विटामिन डी की काफी ज्यादा कमी है और बहुत दिनों से कमी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी पाया जाता है। जो हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो उसमें भी हमें विटामिन डी मिलता है। तो सिताद, स्कर्वी, बाला स्थि विकार, रिकेट्स यानी लघु मुसिरिका, चिकन पॉक्स या फिर सूखा रोग, मरासमस, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि विटामिन डी की कमी किसी भी व्यक्ति के शरीर में काफी लंबे समय से हो तो उसे रिकेट्स रोग हो जाएगा, ठीक है ना। और विटामिन डी जो होता है वह सूर्य के प्रकाश में भी मिलता है। बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी कमेटी गठित हुई उसकी जांच करने के लिए। तो मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद को निपटाने के लिए भूख हड़ताल। दोस्तों इसके लिए जो कमेटी नियुक्त हुई थी उस कमेटी का नाम था ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दोस्तों यह लिपि है जिसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। यह जो लिखा गया है यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और जो अशोक के शिलालेख मिले हैं जहां पर अशोक के प्रशासन के विषय में संबंधित जानकारी और उसके आदेशों का वर्णन किया गया है, जो उसमें लिपि यूज हुई है, जो उसमें भाषा यूज हुई है वह ब्राह्मी लिपि यूज हुई है। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। दोस्तों यह दोनों बात आपस में सही है। अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और जो चाणक्य के अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति हो गया, कूटनीति हो गया, जो उनकी बहुत सारी बातें हैं वह अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखी गई हैं।
तो न तो 1 और न ही 2, यह तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 1 से लेकर 25 तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। यदि आपको कोई पॉइंट पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।